अभी बांग्लादेश में रेफरेंडम जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट जनमत सर्वेक्षण में क्या अंतर है, दोनों में क्या समानताएं हैं, आइए बात करते हैं। रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम, जिसे सामान्यतः हम हिंदी में जनमत संग्रह कहते हैं, देखिए लोकतंत्र का यह एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली और सशक्त उपकरण टूल है। रेफरेंडम भी और प्लेबिसाइट भी, मतलब कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक मजबूत टूल है रेफरेंडम भी और प्लेबिसाइट भी। यह लोकतंत्र को सशक्त करने का उपक्रम है, लोकतंत्र का स्ट्रेंथ है। और इन दोनों में, न रेफरेंडम में और न ही प्लेबिसाइट में कोई चुनाव नहीं होता है कि आप कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इससे नहीं चुने जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है लोकतांत्रिक देशों की, जहां निर्णय लिए जाते हैं किसी खास विषय पे। जैसे हम सबसे पहले रेफरेंडम की बात करें तो जो रेफरेंडम है वो एक संवैधानिक, सामान्यतः या ज़्यादातर मामलों में जो संवैधानिक बदलाव है, कोई ऐसा महत्वपूर्ण आप संविधान में बदलाव करने जा रहे हैं, कोई संविधान में व्यापक संशोधन प्रपोज किया गया है, किसी विशेष कानून को लेकर जनता से यस और नो में सीधा वोट मांगा गया है, तो वो रेफरेंडम है। रेफरेंडम में हर समय दो ही चीज पूछा जाता है जनता से, आइदर यस और नो, मतलब आप जनता से सीधे हाँ या ना में जवाब मांगते हैं। ऐसे बदलावों के लिए जो ज्यादातर संवैधानिक बदलावों से संबंधित होते हैं। जैसे इसके यदि हम उदाहरण की बात करें तो वैसे पूरी तरह रेफरेंडम नहीं है, लेकिन रेफरेंडम ही था जूनागढ़ को लेके, जब 1948 में रेफरेंडम कराया गया था। ऐसे ही एक दूसरा शब्द है प्लेबिसाइट। रेफरेंडम को अभी हम विस्तार में समझेंगे, पहले प्लेबिसाइट वर्ड समझ लेते हैं। जो प्लेबिसाइट है, जनता की राय या जनता के द्वारा या जनता के माध्यम से कराया जाने वाला सर्वेक्षण। यह भी हमने देखा कि लोकतंत्र का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और सशक्त उपकरण है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का शानदार उपकरण है। लेकिन इसका उपयोग जनमत संग्रह रेफरेंडम से अलग किया जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग जो क्षेत्रीय संप्रभुता का कोई मामला है या कोई ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय पर आत्मनिर्णय करना है, देश को तय करना है, या कोई दो देशों के बीच का मर्जर होना है, कोई देश किसी देश में विलय कर रहा है, तो सामान्यतः जो क्षेत्रीय संप्रभुता, जो सॉवरेंटी के इशूज को लेके जब आप या किसी महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्र को डिसाइड करना है, तब आप प्लेबिसाइट कराते हैं। प्लेबिसाइट का आप कह सकते हैं कि ब्रेक्जिट जो 2016 में कराया गया यूनाइटेड किंगडम में, वो प्लेबिसाइट का अच्छा उदाहरण है, जहां जनता स्वयं इस पे निर्णय दी, अपनी राय दी इस प्रस्ताव पे कि यूके को यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहिए या नहीं, और यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्जिट के बाद बाहर हो गया। वैसे जो रेफरेंडम है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है कि वह कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन प्लेबिसाइट कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो हमने एक अंतर तो देखा, जो संवैधानिक मामलों को लेकर सामान्यतः किसी भी बड़े संवैधानिक बदलाव हो, संविधान में कोई भी महत्वपूर्ण आप परिवर्तन करना चाहते हैं, संविधान में कोई व्यापक संशोधन करना है, तो आप रेफरेंडम कर रहे हैं। रेफरेंडम में जनता से आप केवल यस और नो में ओपिनियन पूछते हैं और वो बाध्यकारी है, मानना ही होगा। अब ये एक अलग विषय है कि बांग्लादेश में जो रेफरेंडम कराया गया है 84 प्रोपोजल्स को लेके, उसमें कई प्रोपोजल्स तो डायरेक्टली आप देखिए ऐसे हैं
जिसमें अवामी लीग और उसकी नेता शेख हसीना को सत्ता में बने रहने से रोकने को लेके लगता है सीधा है। अब तारिक रहमान जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गए हैं तो क्या बांग्लादेश रेफरेंडम को मानेगा? क्योंकि कानूनी रूप से, प्रकृति से, नेचर से रेफरेंडम जो है देश के लिए, व्यवस्था के लिए मानना बाध्यकारी है। लेकिन अभी देखते हैं कि बांग्लादेश के मामले में क्या होता है। तो रेफरेंडम अनिवार्य जनमत संग्रह के रूप में भी कहीं किसी देश में कराया जाता है और ये ऑप्शनल रेफरेंडम भी होता है। माने रेफरेंडम दो तरीके से कराया जा सकता है, कंपलसरी रेफरेंडम, अनिवार्य जनमत संग्रह। कुछ देशों के तो संविधान में ही स्पष्ट प्रावधान होता है कि संविधान बदलने के लिए आपको रेफरेंडम कराना ही होगा। और स्विट्जरलैंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक दुनिया में रेफरेंडम होते हैं। माने वहां की जनता तो सेना की बजट, टैक्स की दरों से लेकर नए कानूनों पर सीधे वोट करती है। मतलब सीधे कहिए कि स्विट्जरलैंड में ज्यादातर महत्वपूर्ण मामलों में जनता सीधे तय करती है, सरकार सिर्फ व्यवस्था चलाती है। स्विट्जरलैंड इस तरह से आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक शानदार एग्जाम्पल है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी से महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं। और स्विट्जरलैंड के अंदर तो नागरिकों को यहां तक अधिकार है कि यदि कोई भी स्विट्जरलैंड का नागरिक 50,000 हस्ताक्षर जुटा ले तो वह किसी भी नए कानून को या किसी भी एग्जिस्टिंग कानून को चुनौती देने के लिए, बदलने के लिए रेफरेंडम करवा सकती है। रेफरेंडम के लिए सरकार बाध्य हो जाती है कि एक नागरिक भी, सिंपल एक नागरिक देश में किसी भी मुद्दे पर रेफरेंडम करा सकता है। शानदार आप कह सकते हैं कि ये एक देश का प्रावधान है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इफेक्टिव टूल है, बना हुआ है स्विट्जरलैंड में। रेफरेंडम जो है ऑप्शनल रेफरेंडम भी होता है। जब संसद या सरकार किसी विषय पर, किसी भी, जैसे हमने कहा कि ज्यादातर रेफरेंडम संवैधानिक मामलों को लेकर तो होता है, किसी भी संवैधानिक प्रावधान को लेकर देश में बहुत विवाद है, कोई संविधान में बड़े बदलाव करने हैं, किसी विशेष कानून को देश में लाना है, तो जनता के पास सरकार खुद जाने का जो फैसला करती है और रेफरेंडम कराती है, जैसा बांग्लादेश में हुआ। तो ये ऑप्शनल रेफरेंडम है, मतलब सरकार खुद गई जनता के पास, देश का तंत्र खुद गया जनता से उसका राय पूछने, यस और नो में। तो जब आप जनता से, सरकार खुद इनिशिएटिव लेके राय पूछती है तो वो ऑप्शनल रेफरेंडम है, ऐच्छिक जनमत संग्रह है। और कंपलसरी कि कुछ देशों के संविधान में ही व्यवस्था है कि आपको महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जनता की राय लेनी पड़ेगी। तो रेफरेंडम इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया में दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं। रेफरेंडम के फायदे भी हैं और रेफरेंडम के नुकसान भी हैं। रेफरेंडम का जो फायदा है, इसका आप कहिए कि जो फीचर स्ट्रेंथ है वो कि ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। जहां भी किसी भी देश में यदि जनता की भागीदारी से, जनता से पूछ के आप यदि बदलाव कर रहे हैं, संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं जनता की भागीदारी के साथ, तो ये तो निश्चित रूप से किसी भी देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। और इससे जब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णय को लेजिटमेसी प्राप्त हो जाता है, वैधता प्राप्त हो जाती है कि कोई किसी तरह का ये नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक दल ने, संसद ने, विधायिका ने कोई बदलाव के लिए, इनिशिएटिव के लिए ऐसा इनिशिएटिव ले लिया जो देश के लोगों की राय उस पर डिफरेंट है, लोग जो है उस पर अगेंस्ट ओपिनियन रखते हैं। तो रेफरेंडम से जब आप कोई निर्णय कर रहे हैं तो वो लेजिटमेट डिसीजन है, क्योंकि उसे जनता की वैधता प्राप्त हो गई है। और जिस देश में रेफरेंडम का प्रावधान है, इसका मतलब है कि वहां की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक भी होगी और इससे लोकतंत्र के प्रति जनता का जो अटैचमेंट है वो भी स्ट्रांग होगा। इसके अपने नुकसान हैं, क्योंकि इसके नुकसान और कमियां यदि हम कह रेफरेंडम की, तो जटिल से जटिल संवैधानिक मुद्दों पे, जैसा बांग्लादेश में अभी चुनाव के साथ कराए गए 84 प्रोपोजल्स पे, क्या आम आदमी इतना समझ रखता है, आम आदमी में इतनी गहराई होती है कि जटिल संवैधानिक मुद्दों पर वो हाँ और नौ में जवाब दे सके। और दूसरा
कि जटिल मुद्दों को केवल हाँ और नो में नहीं समेटा जा सकता है, उसमें बहुत गहराई होती है, उस पर बहुत डिबेट और विचार की आवश्यकता होती है। केवल यस और नो से चीजें तय नहीं हो सकती है। दूसरी जो इसकी कमी है कि जो बहुसंख्यक क्लास होता है, मेजॉरिटी क्लास, वो माइनॉरिटी के अधिकारों पे हावी हो सकता है कि किसी भी विषय पे आप रेफरेंडम करा दीजिए, मेजॉरिटी क्लास जो है माइनॉरिटी क्लास को कोई भी ऐसा बदलाव या कोई ऐसा संविधान मानने को बाध्य कर सकती है जो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। तीसरी इसकी कमी है कि इसमें प्रचार से जनता को गुमराह भी किया जा सकता है कि आप रेफरेंडम के लिए यदि जनता को कन्विंस कर ले जाएं तो किसी गलत बात पे भी जनता की राय ली जा सकती है। अब सवाल है कि हमारे देश में क्या स्थिति है। भारत में रेफरेंडम का कोई प्रावधान नहीं है। हमने संविधान में हर स्थिति में हमारा संसद ही फैसला करती है। तो हमने इस वीडियो में रेफरेंडम को विस्तार से समझा, प्लेबिसाइट को भी हमने समझा कि प्लेबिसाइट में हमने देखा कि ये भी जनमत सर्वेक्षण है, लोकतंत्र का डायरेक्ट टूल है, लेकिन सामान्यतः संवैधानिक मुद्दों पर रेफरेंडम होता है और आप जो है सीमाओं में कोई बदलाव कर रहे हैं, दो देशों का विलय हो रहा है, कोई देश किसी देश में मर्ज होने जा रहा है, या गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर प्लेबिसाइट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो चंद्र नगर जो फ्रांसीसी कॉलोनी थी भारत में, जिसका विलय 1949 में भारत में हुआ, तो वो प्लेबिसाइट से किया गया था। ऐसे एक और एग्जाम्पल की बात करें तो 2014 में स्कॉटलैंड में प्लेबिसाइट कराया गया। स्कॉटलैंड की जनता से यह पूछा गया कि वो यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर स्वतंत्र देश बनना चाहते हैं कि नहीं। तो यह आमतौर पर जो विवादास्पद राजनीतिक मुद्दे हैं, पॉलिटिकल इशूज हैं, सीमाओं के मामले हैं, उस पे आप प्लेबिसाइट कराते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज पे आप रेफरेंडम कराते हैं। तो हमने इस वीडियो में रेफरेंडम और प्लेबिसाइट क्या है ये समझा, दोनों के बीच का अंतर समझा। थैंक यू।